दिव्यांगम चैनल के सम्मानित दर्शकगण, सम्मानित साथियों और दिव्यांगम चैनल से जुड़े हुए समस्त साथियों सहित अपने मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक श्री मिश्रा जी का अभिनंदन करते हुए मैं सर्वप्रथम आपसे उस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि समाज में आज हर मामले में आईटी सेक्टर का बड़ा योगदान हो रहा है। आईटी सेक्टर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम अपनी बातें जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसी कारण इस दिव्यांगम चैनल की शुरुआत की गई है विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से, और इस अभियान से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सम्मानित करने के इरादे से 21 तारीख को शिया कॉलेज के सभागार में दिव्यांगम चैनल की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को देख रहे हमारी इस वीडियो को देखने वाले समस्त व्यूअर्स से, चाहे वो विकलांग हों या विकलांगों के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे जिस भी रूप में समाज से जुड़े हुए लोग हों, और अगर हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी होने के इच्छुक हों तो हम उनका उस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने दिव्यांग साथियों से, जो 80 दिव्यांग साथी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो दूर दराज के जिलों से कम आए, कम से कम कष्ट के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी हों तो हमें ज़्यादा आनंद आएगा। हमारा उद्देश्य भीड़ बढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य कार्यक्रम की गुणवत्ता और समाज से जोड़ने और समाज में जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के इरादे से इस सम्मान समारोह का आयोजन हमने किया है। हमें उम्मीद है इस कार्यक्रम में इस राज्य के विधि मंत्री माननीय श्री विजय पाठक जी होने की सहमति दिए हैं। उम्मीद है वो आपके बीच में होंगे, और चूंकि कानूनी पहलुओं पर इस वर्तमान सरकार में कानून को कितना जल्दी, कितना प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ये काम भी हुआ है, और या इसमें गति क्यों नहीं आ रही है, इसी पर उनका ध्यान आकर्षित कराना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य होगा। तो मैं आज चर्चा का विषय भी इन्हीं विषयों को लाना चाहता हूं कि क्या हमारे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किन किन व्यवस्थाओं पर आदेश जारी हो गए हैं, या क्यों हमारी समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं हो पा रहा है, या उन विषयों पर बात करेंगे साथ में कि जो शासनादेश जारी हुए उनके लागू होने में क्या विषमताएं आ रही हैं। आपको हमने पूर्व के कार्यक्रमों में बताया है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने के लिए कई इकाइयां, कई एक्सपर्ट कमेटीज बनाई गई हैं, जिसमें पिछले बार मैंने कलाकार परिषद का हवाला दिया था आपको, और जिले के जनपदीय दिव्यांग जन समिति का हवाला दिया था, और ये बताया था कि किस तरीके से जिला अधिकारी इन कार्यक्रमों को लागू करने में अहम भूमिका में होते हैं। आज मैं आपको विकलांग निधि और इसके और एक्सपर्ट कमेटी, जैसे अनुसंधान समिति है, आईटी संबंधी डिपार्टमेंटल आईडी जो है, वेबसाइट को किस तरह दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाए जाने की नीति है सरकार की, या रास्तों को या सरकारी भवनों को या ऐसे भवन जो सब साधारण के लिए बनाए जाते हैं उनको दिव्यांग हितैषी बनाने के बारे में विकलांग जन अधिनियम में कहा तो गया है। फिर भी जो मूल समस्या पर आते हैं हम, सारी समस्या का मूल है शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास। इस क्षेत्र में काहे पिछड़े हो जाते हैं हम लोग।
हमारे प्रति उदासीनता इस विषय में क्यों हो जाती है। मैं आपको उदाहरण दूं, एक वर्ग है दृष्टि दिव्यांग, जो जिसको आप सामान्य भाषा में नेत्रहीन, दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित, अंधा, जो भी कह दे, ये तमाम नामों से विभूषित किए जाते हैं। ये लोग जिनको दृष्टि के दोष रहता है, जिन्हें दिखाई कम देता है या नहीं दिखाई देता है, उनके आरक्षण की पूर्ति में सबसे बड़ी बात है कि लोग करेंगे क्या, कैसे काम करेंगे। तो एक चुनौती दूर करने के लिए एक प्रयास किया गया था। सबसे पहले 82 में इस प्रदेश में सन 82 में सरकार ने 213 दृष्टिहीनों को विभिन्न विभागों में सेवायोजित करवाया। वो पद या तो जो है प्रवक्ता के पद थे, संगीत अध्यापक के पद थे, कनिष्ठ लिपिक के पद थे, जिसमें पूछताछ लिपिक और डिस्पैचर के पद बनाए गए थे, और मुख्य रूप से चतुर्थ श्रेणी के में जो ट्रेंड होते हैं कुर्सी बुनाई का पद काफी हद तक सृजित करके, और 213 दृष्टिहीनों पर सेवायोजन का आदेश हुआ। शासन की नीति है कि आरक्षण की पूर्ति के लिए अगर पद उपलब्ध नहीं है तो आरक्षण की पूर्ति की सीमा तक अधिसंख्य पदों की सृजन की जाती है, और सृजन करके उस पर सेवायोजित कराने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982 में जून महीने में आदेश जारी करके किया गया था, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा उत्तर प्रदेश के एक लंबे आंदोलन के बाद। उसके बाद उसी पैटर्न पे जब लोगों ने जाना कि सरकार की इतनी उदार नीति आ रही है और अब ब्लाइंडों के बारे में लोग जानने लगे हैं, ब्लाइंडों के बारे में, तब सरकार ने फिर दोबारा जून 89 में एक आदेश जारी किया, जिसके तहत फिर से दोबारा 251 दृष्टिहीनों को विभिन्न विभागों में अभियान चला के सेवायोजन के आदेश किए। यद्यपि ठीक है, उसकी नियुक्तियों में अभी भी काफी पद खाली हैं, काफी बाकी रह गए हैं, और करीब 10 साल से ज्यादा लग गए उसके कार्यान्वयन के लिए। एक जनहित याचिका थी सतीश चंद्र मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं मानी, उस याचिका के क्रम में हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया था, और शायद 13 फरवरी 98 को एक आदेश हुआ, जिसके तहत अभियान चलाकर उसमें तेजी आई और अभियान चला करके नौकरियां देने की व्यवस्था जो हमारे लिए सृजित थी, उन पदों को भरने की कार्रवाई की गई। आज सबसे अहम समस्या है कि एक समस्या ये कि वो लोग जो उसमें काम कर रहे हैं, उन रिक्तियों के सापेक्ष जब चुन के आए तो उन्हें डिपार्टमेंट में बावजूद इसके कि 97 से पदोन्नति में आरक्षण भी है, या 97 एक्ट के आने के बाद समान अवसर नीति भी विकसित की जाने की व्यवस्था थी। इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आर्टिकल 21 में भी समान अवसर नीति हर विभाग को बनाए जाने के आदेश हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हर विभाग को यह आदेश करने के लिए कह रखा है कि आप अपने यहाँ ये इस नीति को लागू करेंगे। बावजूद इसके उनमें से वो जो सरकारी नौकरी पा गए थे लोग, न तो उन्हें कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे सिंचाई विभाग में एक डिस्पैचर का पद था, लोक निर्माण विभाग में एक डिस्पैचर का पद था, इसके अलावा सचिवालय प्रशासन विभाग में एक डिस्पैचर का और 5 पूछताछ लिपिक के पद थे। इसके अलावा राजस्व विभाग में 98 में लगे 19 पूछताछ लिपिक और के पद थे जो क्लास 3 के थे। इसके अलावा वन विभाग में एक पद था आपके डिस्पैचर का। ये सारे डिपार्टमेंट्स में जो लोग लगे, जिस पद पे लगे उसी पद से रिटायर हो गए। सचिवालय प्रशासन विभाग जो यहाँ का शीर्ष कार्यालय कहता है अपने आप को, आप है भी, उस कार्यालय में आरक्षण नियमों की यदि पूर्ति हुई होती तो आज कम से कम 50 ब्लाइंड इस सचिवालय में होते। लेकिन जो 14 लोग क्लास 4 में 8 और क्लास 3 में 6 लगे थे, उनमें से अब भी मात्र 5 क्लास 4 में कुर्सी बुनाई वाले थे, और मात्र 3 अभी कार्यरत हैं क्लास 3 में।
उनके रिटायरमेंट मरने या उससे जो पद खाली हुए ना तो वो भरे जा रहे हैं, और न वो जिन पदों पर आगे पद पर कोर्ट के आदेश से प्रमोट हुए उन पदों को भरा जा रहा है। तो एक तो विषमता यह कि हमें समान अवसर नीति के तहत समानता आधारित प्रमोशन या अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दूसरी दिक्कत है कि तमाम न्यायालयों के आदेशों के बावजूद, तमाम सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बावजूद भी प्रमोशन में आरक्षण के साथ साथ न तो अभी बैकलॉग तैयार हो पाया और न ही रोस्टर पद्धति लागू की गई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि सन 1966 से SC/ST का रोस्टर चल रहा है, और 93 से ये नहीं बताया था मैंने, 93 में आरक्षित श्रेणी के समस्त श्रेणियों के लिए बैकलॉग की व्यवस्था की गई। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मात्र एक वर्ग ऐसा है जिसका रोस्टर और बैकलॉग बनता है, वो है दिव्यांगजनों का। उसका अभी तक न बैकलॉग बन पा रहा है, किसी विभाग ने न बैकलॉग आगणित करके घोषित किया है और न ही उसका रोस्टर स्वीकार किया है। अगर रोस्टर के अनुसार जिन जिलों में या जिन जगहों पे, जैसे दिल्ली में टीचर की वैकेंसी जब आती है तो सबसे पहले 2% एक डेफेंडम का 1%, क्योंकि डेफेंडम आमतौर पर टीचिंग जॉब नहीं कर पाते हैं कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण, तो 2% जो आपके पोस्ट को अलग रख दिया जाता है रोस्टर का, और बाकी पदों को अध्याचन के लिए भेज दिया जाता है। 2% उनके अपने मेरिट के आधार पर चयन करके और उन्हें सेवायोजित कर दिया जाता है। यही कारण है कि मात्र दिल्ली में कम से कम 3000 दृष्टिहीन केवल टीचर है, और आपके हमारे प्रदेश में 28 प्रवक्ता के पद एक 98 में आए, यानी 251 के साथ सृजित हुए, और करीब इतने ही सृजित हुए थे 213 वाले, लेकिन 28 दूनी 56 प्रवक्ताओं के स्थान पर आज मुश्किल से 50% से भी कम लोग अभी इस पद पे काम कर रहे हैं। कुछ रिटायर हो गए, कुछ नहीं रहे, और लेकिन उन पदों को भी लाखों पद, एक बेसिक शिक्षा विभाग अगर मैं गिनूं तो उसमें सन 2000 से अब तक कम से कम 1.5 से 2 लाख वैकेंसी मिट आउट हुई है। अगर केवल उन पदों का आरक्षण हमें मिला होता तो हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार दृष्टिहीन 20 मिनट का बचा है, 20 मिनट का बचा, 12 हो गया है, 20 मिनट। तो कहाँ से बोलूँ मैं? शिक्षा विभाग से। मित्रों, अगर हमारा केवल शिक्षा विभाग अगर आरक्षण पूरा किया होता, जो काम दृष्टिहीन लोग सबसे बढ़िया करते हैं, यादाश्त के मामले में या ध्यान, छात्रों का ध्यान आकर्षित कराने में सबसे कारगर माने गए हैं दृष्टिहीन लोग, ईमानदार प्रयास करें। तो चूंकि हमारी दिव्यांगता जो है वो अशिक्षा और गरीबी के कारण ही है, तो अगर 2 मुद्दे पर अगर सही काम हो जाए तो हमारी मुश्किलें काफ़ी आसान हो जाएंगी, मैं ये मानता हूँ। जैसे मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि 20% आपके यूपी की पॉपुलेशन या किसी भी प्रदेश की पॉपुलेशन 20% मात्र बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। उनके बच्चों की पढ़ाई हो, या वो पढ़ रहे छात्रों का अभिभावक का मामला हो, या ड्रेस के सिलाने वाले, व्यापार कागज खरीदने वाले, या स्टेशनरी सप्लाई करने वाले, जो लोग भी हों, सीधे 20% लोग कम से कम अफेक्टेड हैं। और अगर हमें बेसिक शिक्षा विभाग केवल अपना आरक्षण पूरा करे, अपने समानता का अधिकार दे दे, तो हमारी आधी से अधिक मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी दिव्यांग काम कर रहे हैं, मजबूरी में 2008 के बाद दृष्टिहीनों को सेवायोजित किया गया। 2008 तक तो दिव्यांग जो टोटली दृष्टिहीन जो थे, पूर्ण दृष्टिहीन जिसे कह लें या गंभीर दृष्टिहीन जिसे कह लें, वो इस विभाग में रखे ही नहीं जाते थे।
13 फरवरी 2008 के बाद तब शैलेश कीर्ति विकलांग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हुआ करते थे और वो भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने चिन्हांकन का एक आदेश जारी किया। तब उसके बाद से समझ लीजिए विकलांग बेसिक शिक्षा विभाग में दृष्टि दिव्यांगों को टीचर के सहायक अध्यापक का पद मिलना शुरू हुआ है। और आज के डेट में जो भी विद्यालय में काम कर रहे हैं, न तो धारा जो ये सबको समान रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था का जो आदेश है, अधिनियम में व्यवस्था है और आदेश जारी हुए उसके सापेक्ष अगर उसकी पूर्ति की बात करूं तो ब्रेल पुस्तकों का वितरण विद्यालयों में, चाहे पढ़ाने वाले टीचर हो चाहे पढ़ने वाले छात्र हो, उन दोनों को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। ब्रेल के उपकरण वितरित करना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। खाली कानून बना देना और उसका पालन न करना, ये खेल बन गया है अधिकारियों के लिए। इसी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में वो व्यवस्थाएं कर्मचारियों को जो बाकी सामान्य विभागों के कर्मचारियों को मिलता है, विकलांग राज्य कर्मचारियों को वाहन भत्ता मिलता है, दृष्टिहीन को वाचक भत्ता मिलता है शिक्षा विभाग में। इसके अलावा वार्षिक स्थानांतरण नीति से मुक्त रखते हुए अपने जनपद में पद उपलब्ध होने पर स्थानांतरण की व्यवस्था है। इसके अलावा विकलांगों के लिए कोई सभा समारोह हो, कोई सेमिनार हो, उसमें भाग लेने के लिए 10 विशेष आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था है। इस तरह की तमाम सुविधाएं हैं। जैसे विकलांग छात्रों को विद्यालय आने जाने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, वाहन भत्ता देते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं कागजों पर होते हुए भी आज विशेष विद्यालय अगर ना हो तो हमारी शिक्षा बिल्कुल हो ही नहीं सकती। सामान्य विद्यालयों पर हर ब्लॉक में 15 विशेष शिक्षक रखे गए हैं जो सामान्य विद्यालय में टीचर को प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाए या इनके शिक्षा के मौलिक अधिकार से वो उपलब्ध कराया जाए। लेकिन न तो उन्हें पढ़ने के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और न ही वहां जाने के सुगम, क्यों रैंप बना देने से विद्यालय के आगमन आवागमन सुलभ हो जाएगा। उसी तरीके से ये जितनी भी मैंने असमानताएं बताई, जब अगर सरकार का ये संकल्प है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है और उस आदेश पर सर्कुलर जारी करने के पीछे अगर ईमानदार ध्येय है तो यह आवश्यक है कि कम से कम सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाए, हर जिले के जिलाधिकारी, हर जिले के विकलांग कल्याण अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि सर्वप्रथम उन मुद्दों को हल करें कि समानता आधारित कौन से अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है दिव्यांगजन के साथ। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किस्से इस बात के मिलते हैं कि हम अगर हॉस्टल में रह गए, पढ़ने लगे या नौकरी पा गए तो हमारे घर के प्रॉपर्टी हमको न दिए जाएंगे, हमारी महतारी बाप हमारे दूसरे भाई को लिख देंगे और हमें छोड़ देंगे। हमें समाज या हमारी मजबूरी है कि हमारा माइग्रेशन बचपन में ही हो जाता है विशेष विद्यालय में जाने के कारण और वहाँ सारी सुविधाएं मिलती है, तो हमारी ड्यूटी से गार्जियन जो मुक्त हो जाते हैं वो भी एक हमारी उपेक्षा के कारण बना हुआ है। तो तब मैं बता रहा था समानता आधारित इन विभागों में, विशेषकर सचिवालय में मैं बता रहा था आपको कि आयुक्त दिव्यांगजन के आदेश के बाद भी समानता आधारित सुविधा 2002 में नहीं मिली, 2003 में हाई कोर्ट में केस किया गया, 2007 में जजमेंट आया, फिर भी समानता आधारित सुविधा नहीं मिली। उसके बाद फिर से 2020 में मुकदमा करना पड़ा और उसके बाद अब काउंटर और रिवाइंडर सबमिट हो गया है, लेकिन तब भी समानता आधारित अधिकार देने के लिए न तो प्रमोशन के पद मिले और न ही जो एसीपी मिलती है वो नियमित औरों के बराबर मिला देता। ये अपने आप में बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ी चीज की ये सचिवालय भी प्रशासन विभाग जो कि सबको मोटिवेटर देता है, सबको स्टाफ देता है, सचिवालय से ही नीति तय होती है। सचिवालय के लोग अगर ये बात नहीं जान पाएंगे
सचिवालय के अधिकारीगण इस बात को नहीं जान पाएंगे कि कैसे समान अवसर नीति लागू की जाए या कैसे इन्हें आरक्षण दिया जाए, तो हम और नीचे के अधिकारियों के प्रति क्या उम्मीद करें, क्या संवेदनशील व्यवस्था हमारे लिए करेंगे। मित्रों, मैं आईटी सेक्टर पर की बात कर रहा था और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी बातों को कहने, अपनी समस्याओं के समाधान तलाशने और अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए विधिवेताओं, स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी अधिकारीगणों, राजनेताओं का ध्यान आकर्षित करने के बार बार प्रयास करने के बाद भी अभी हमें एक बहुत तगड़ा झटका लगा है, जिसे हम क्या कहें, इसे अपना दुर्भाग्य माने या सरकार की उदासीनता। एक ओर सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है और दूसरी ओर सबसे अधिक सहानुभूति के पास इस वर्ग के साथ इतना बड़ा अन्याय है कि सन 78 में जो सर्वे था वो विशेषज्ञ विभाग ने, समाज कल्याण विभाग ने किया था। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश ने सन 86 में पदों का चिन्हांकन कार्मिक विभाग ने जारी किया। वो आधारित था भारत सरकार के श्रम और समाज कल्याण मंत्रालय के दी गई सूचनाओं के आधार पर पदों का चिन्हांकन हुआ था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत 99 में सी और डी का चिन्हांकन हुआ और 13 में ए बी सी डी चारों वर्ग के लिए पदों का चिन्हांकन हुआ। लेकिन चिन्हांकित पद पे चयन कैसे हो, अगर किसी आहर्ता में छूट की जरूरत है तो उन्हें कैसे दिया जाए, उसकी भरपाई कैसे की जाए, इस बारे में बहुत कुछ काम करना अभी बाकी रह गया है। मैं चाहूंगा कि क्योंकि दिव्यांगजन चैनल ने एक बीड़ा उठाया है कि वो अपनी बात कहने के, और देखिए मुख्य रूप से आज तो बड़े वर्ग बढ़ गए हैं, दिव्यांगजनों की श्रेणियां बहुत सारी विस्तारित कर दी गई हैं, 21 श्रेणियां हो गई हैं। लेकिन जो मान्यता प्राप्त प्रचलित जो सबके संज्ञान में है वो विकलांगता मात्र 3 प्रकार की रही है। एक अस्थि विकलांग, श्रवण ह्रास विकलांग और दृष्टि विकलांग। तो इन तीनों में से सब केवल अपनी बात कहने और अपने बात के मनवाने और अपने लिए सलाह इकट्ठा करने के लिए मात्र 2 वर्ग हैं। एक शारीरिक दिव्यांगता जो है, जो हाथ पैरों से दिव्यांग होते हैं, एक दृष्टि दिव्यांग जो नेत्रों से दिव्यांग होते हैं। ये लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं मीडिया में, जो नीति निर्धारक लोग हैं उनमें, इशारे में। और जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, अपनी बात कह नहीं सकते, मुंह बधिर होते हैं, सबसे ज्यादा समस्या उनकी है कि न कोई उनकी समझ पाता है, न सुन पाता है। और आप कहावत तो सुने ही होंगे कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, अपनी माँ दूध नहीं पिलाती, तो सरकार और समाज की कहाँ बराबरी में लाना जाएगा। तो मित्रों, मैं पुनः मिश्रा जी को, दिव्यांगम चैनल को और इस सोच को प्रणाम करते हुए पुनः आग्रह करूंगा कि आगामी 21 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से, इस क्षेत्र में जो लोग अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करने का, उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता, चाहे सलाह देकर, अगर आप उस कार्यक्रम के लिए कोई सलाह देना चाहते हो, अपनी उपस्थिति देकर हमें गौरवान्वित करना चाहते हो, तो भी हम आपका आभार मानते हैं। आपका मार्गदर्शन मिलता है। और खास करके वो राजनेता, वो मीडिया कर्मी जो जनजागरण से सरकार को बनाने मिटाने का काम करती हैं, उन सबसे मेरा ये पुरजोर आग्रह है कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने, हमारी पीड़ा को सुनने और हमारे मोटिवेटर्स को सम्मानित करने में हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा सहयोग करें। और जो हमारे दिव्यांगजन दूर जनपदों में रहते हैं, जिन्हें गंभीर दिव्यांगता का शिकार है, शारीरिक दिव्यांगता का, उन्हें सड़कों पर घसीट के आकर के में भाग लेने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। उतना हम भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते कोरोना काल में,
इसलिए हम ये जरूर निवेदन करेंगे उस कार्यक्रम के लिए, उस कार्यक्रम को कि जब सूचना हम दें आपको, जब विस्तार से कार्यक्रम के बारे में बताएं आपको, तो आप उसको समझिए और उससे जितना लाभ उठाया जा सकता हो, चाहे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग उठा पाएं, तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम ये चाहते हैं कि एक बार ये जनता को समझाने में सरकार को, अधिकारी गणों को, कि वो जमाना खत्म हो गया है अब, कि पहले लोग कहते थे चित्त है पर वित्त नहीं है। आज वित्त है पर चित्त के अभाव में हम भूखे मर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको बताऊं, सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जानकारी नहीं हो पा रही है लोगों को। जैसे कोई गंभीर रूप से विकलांग है और गरीब है और उसके इलाज के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो दिव्यांगजन निधि से उसकी भी व्यवस्था करने की व्यवस्था है। आप भी हमसे रिक्वेस्ट करके और डायरेक्टर को प्रपोजल भिजवाइए, पैसे मिलेंगे आपको। इसी आपको नहीं मिलेंगे, उस हॉस्पिटल को मिलेंगे जहाँ आप इलाज कराएंगे। उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गरीब उन्मूलन कार्यक्रमों में कि आप, और जल्दी ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में पेंशन का इशू भी आने वाला है, हमने सुना है। और वो पेंशन की राशि कम से कम 4 से 6 गुना तक बढ़ाए जाने की व्यवस्था हो रही है। ऐसा मैं आप लोगों को ईश्वर ने चाहा तो इसी चैनल के माध्यम से खुशखबरी सुनाऊंगा कि आपका विकलांग पेंशन 2000 या 3000 रुपया हो गया है। ये जब मैं आप सबको शेयर करूंगा तो मुझे बड़ी अति प्रसन्नता होगी। और मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप लोग, चाहे वो दिव्यांग हो या दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो या दिव्यांगों से जुड़े हुए लोग या दिव्यांगों के कष्टों के से सहभागी बनने की इच्छुक हमारे जागरूक नागरिक हो, कोई भी हो, आप हमें दया से नहीं, हमें दया की नहीं, हमें प्रेम की जरूरत है। हमें दया की नहीं, हमें विश्वास बढ़ाए जाने के लिए आत्मविश्वास जागृत करने की जरूरत है। और आप अपना साथी समझें। हम कोई गुनाह ये मान लेना समाज में कि हम किसी गुनाह के शिकार हैं, इसलिए हमें उसकी सजा मिली है, तो देखिए ऐसा हर तरह के लोग होते हैं। दिव्यांगता एक चीज है, बाकी कमियां दूसरी चीज है। इसलिए बराबर 5 उंगलियां आपकी नहीं है। हमें अगर कोई कमी है तो समाज के मुख्य धारा में जोड़ने से हम उपेक्षित रहें, ये हमारे साथ न्याय नहीं है, ये सीधे सीधे अन्याय है। और ये हमारे प्रति ही नहीं, ईश्वर के प्रति भी अन्याय है। चाहे वो जिस क्षेत्र में आप, जिस कैपेसिटी में हो, जिस क्षमता में हो, आप हमारे इस वर्ग के उत्कर्ष के लिए, उत्थान के लिए, खास के समान अवसर जुटाने के लिए, देखिए ना हम बिजनेसमैन होते हैं अभी अच्छे, ना हम अच्छे लैंडलॉर्ड होते हैं, ना अच्छे व्यापारी होते हैं, ना ही अच्छे विधि वेता हो पाते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य, इतनी सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। बहुत सारे प्रयोग किए गए, यूनिवर्सिटी बनी, 2 यूनिवर्सिटी हैं विकलांगों के लिए, लेकिन वो लाभ जो उम्मीद करते थे हमारे पुनर्वास के लिए, वो वास्तव में भी अचीव करना बहुत दूर है। बहुत ज्यादा आवश्यकता है एकाग्रता की। जन आंदोलन बनाए जा इस मुहिम पे जन आंदोलन बनाए जाने की बहुत जरूरत है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा और कि इस वीडियो को सुनने और इसे अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करने के साथ साथ थोड़ी सी संवेदना जगाइए। आप ये पाएंगे कि किसी दिव्यांग को अगर आप पुनर्वास की सुविधा दे पाते हैं, उसमें सहयोग कर पाते हैं, तो चारों धाम घूमने से कम पुण्य नहीं पाते। मैं किसी चीज के किसी का विकल्प नहीं बताता कि आप चारों धाम ना करें, हमारा सहयोग करें, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, आप उतना पुण्य, अगर किसी गिरे हुए बच्चे को जैसे उठा करके रो रहा है, वो आप पुचकार के उसको चुप कराते हैं, तो जो आपको आनंद की अनुभूति होती है कि इसका आंसू रोकने में आप कामयाब हुए, उसी तरह इस वर्ग के प्रति संवेदनशील बनने की बहुत जरूरत है। आप संवेदनशीलता, आप हमारे और हम गिरे हुए लोगों को उठाने में हाथ बढ़ाएं, निश्चित रूप से आप अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार की नीति ऐसी भी है कि जो लोग दिव्यांगजनों के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, उन्हें भी दिव्यांग दिवस पर सम्मानित करने की व्यवस्था है।
राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर भी। तो मैं ये चाहूँगा, आपसे विनम्र आग्रह है मेरा, और इस क्षेत्र में जो भी हमारे साथी सक्रिय हैं दिव्यांगजन चैनल के लिए, उनसे भी मैं ये आग्रह करूँगा कि आप एक सोशल जैसे नेटवर्किंग का काम होता है कि एक ने जोड़ा, हम अगर 3 लोगों को जोड़ते हैं, 3 को जोड़ते हैं, तो इस मुहिम की श्रृंखला ऐसी बन जाएगी कि वास्तव में दिव्यांगजनों के लिए कोई जो सुविधा स्वीकृत है उसको लेने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ दिन का हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार करें, और मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप लोग हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हमें हमारी समस्याओं को जान करके, और जो लोग इसको पूरा करने के हकदार हैं, हिस्से में आते हैं, उनको लिख करके, उनसे आग्रह करके, उनके जैसे पंचायत में आप चर्चा करें, किसी दिव्यांग को राशन का कोटा नहीं मिला, आरक्षण उसमें भी है। किसी दिव्यांग को आपने हमारे ब्लॉक में सरकारी नौकरी नहीं दी, ये कहिए। आप किसी दिव्यांग को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में जब आप नाम भेजते हैं तो दिव्यांग क्योंकि झंडा वाला नहीं होता है, इससे उसको छोड़ दें। ये सारे अब अपराध की श्रेणी में आने वाली चीजें हो रही है, कानूनी रूप से भले ना हो, नैतिक रूप से हो गई। इसलिए मैं जरूर चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को दिव्यांगजनों के समस्याओं के समाधान की इस कड़ी में अपना सहयोग सुनिश्चित करें, और ये कोशिश करें कि आपके क्षेत्र का दिव्यांग, आपके आसपास का दिव्यांग, आपके देश प्रदेश जिले का दिव्यांग कम से कम सरकार के पुनर्वास कार्यक्रमों से, सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से, सबको शिक्षा के अधिकार के कार्यक्रम से, जो भी सरकारी नीतियां हैं उन नीतियों का लाभ उठा सके और आपसे कंधे से कंधा मिला के चल सके। यही मेरी विनती है आपसे, यही आज का मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।